जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। पेपर 2 जीएस और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी पर्सनल इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होंगे। जब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ख़त्म होंगे तो संबंध जो होते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। एक चीज़ और, चाहे वो प्रैक्टिकल जीवन की बात हो, पर्सनल जीवन की बात हो या देश विदेश के संबंध हो, ये हमेशा याद रखिए कि नो वन इज परमानेंट एनिमी, नो वन इज परमानेंट फ्रेंड। ना तो कोई स्थायी रूप से शत्रु है, ना ही कोई स्थायी रूप से मित्र। स्थायी केवल एक ही चीज है, वो है अपना हित। द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इज इंटरेस्ट। इसी सब्जेक्ट से संबंधित जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर हम वैश्विक संस्थाओं की बात करें, वैश्विक संस्थाएं मतलब जिनका विश्व पर प्रभाव है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो बदलते समय में इन वैश्विक संस्थाओं का परिदृश्य क्या बदल रहा है, क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, अगर है तो कितनी है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, और अगर सुधार ना किया जाए तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा ज़्यादा टाइम तक। इन सब चीज़ों का एनालिसिस आज हम करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बदलते समय में वैश्विक संस्थाएं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इन चेंजिंग टाइम। ठीक, मैक्सिमम किन चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा? ये जो वैश्विक संस्थाएं वर्ल्ड है, इनमें कौन कौन सी संस्थाओं में हमारा फोकस रहेगा? तो मुख्यतः 3 संस्थाओं में हमारा फोकस रहेगा। एक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और तीसरा है वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था, और दूसरा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक, इन पर हमारी चर्चा रहेगी। अब आपको चीज़ों को ये समझना है, जब भी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कीजिए तो हमेशा आप ये देखिए, अगर उसको वर्तमान के रेफरेंस में व्याख्या करेंगे तो हमेशा चीज़ें क्रिटिसाइज होंगी होंगी। लेकिन आप ये देखिए कि इन संस्थाओं का निर्माण किस समय किया गया था, इनके मूल में क्या चीज़ें थी। अगर आप रामचरितमानस की व्याख्या आज के समय में करेंगे तो क्रिटिसाइज होगा होगा ही होगा कि देखिए तुलसीदास ने ये लिखा, तुलसीदास ने वो लिखा। आप उस समय का संदर्भ देखिए। अगर आज भारत नेपाल संधि 1950 में जो हुई थी उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि उस जिस समय ये संधि की गई थी उस समय की परिस्थितियां क्या थी। हमेशा रेफरेंस जो है ऐसा चूज कीजिए, अगर आज के रेफरेंस में कर देंगे तो क्रिटिसाइज होना ही होना है उसको। ठीक है, तो हमेशा आपको क्रिटिसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा उसका रेफरेंस देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट या किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये सारी संस्थाएं उस समय उद्भव हुआ इनका जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जरा इनका बैकग्राउंड देखिए। सेकेंड वर्ल्ड वार
समाप्त हुआ। पहली बात। उसके बाद द्विध्रुवीय विश्व उभर कर आया। कौन कौन? एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। और तीसरी चीज कि उस समय असमानता बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर कम है, भूखमरी ज्यादा है, द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त हुआ है। तो इन सब चीजों के बैकग्राउंड में हमने इन संस्थाओं का निर्माण किया। और अब हम इनको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इनकी स्थापना 1950 के पहले हुई तो आज ये 75 साल बाद, 2025 में 75 साल हो जाएंगे। अभी भी इनमें सबके 75 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोटा मोटा मैं ये कहूँ कि 1950 से 2025 तक, मतलब 75 साल में भी क्या इनको समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं करना चाहिए? जो चीज़ें समय के साथ परिवर्तित नहीं होती वो या तो तोड़ दी जाती हैं या मिटा दी जाती हैं। अगर सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति शाश्वत रही है, अभी तक चली आ रही है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। समय के साथ चीज़ों को अपने अनुसार ढाल लेना या चीज़ों के अनुसार अपने को ढाल लेना, ठीक है। जो वृक्ष झुकते नहीं हैं वो उखाड़ दिए जाते हैं, आंधी में वो उखड़े हुए पड़े मिलेंगे, वो काटा जाएगा। वो या तो किसी के फर्नीचर बनाने के काम आएंगे या कहीं पुल उल बन रहा होगा, इसके अलावा और उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन जो झुक जाते हैं आंधी में वो क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं आंधी के तूफान के बाद। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर ये संस्थाएं अपनी स्थापना के 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया फिर भी इनका रवैया वही है जो 75 साल पहले था, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इनको अस्तित्व में रहना है तो इनको आज के समय के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, दो तीन संस्थाएं। WHO भी ले सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी संस्थाएं, वैश्विक संस्थाएं अगर समय की मांग को पूरा नहीं करती, कोई भी धर्म हो, कोई भी नियम हो, अगर वो समय की मांग को पूरा नहीं करता तो रूल्ड आउट हो जाता, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। संस्थाएं एक डेड इंस्टीट्यूशनल घोषित कर दी जाती हैं, ये संस्था किसी काम की नहीं है। 1945 में इसकी स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945। काम क्या था? काम ये था कि इसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हो चुका था, तो इनका मेन पर्पज ये था कि अब विश्व युद्ध ना होने पाए, मानवता के सामने एक नया संकट ना खड़ा हो, मानवता एक नए विश्व युद्ध को झेलने के मूड में नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक। की कैपेसिटी ही नहीं थी, क्षमता ही नहीं थी। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए। दूसरा, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। और तीसरा, मानवीय सहायता के लिए। मानवीय सहायता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सारा काम करेंगे कैसे? ये सारा काम एक ही चीज से करेंगे, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन। ठीक। WTO 1995 में आया, उरुग्वे दौर की वार्ता से। इसके पहले क्या हुआ करता था? ये गैट। गैट कब से आया? 1948 से। गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल
एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। इसका पर्पज क्या था? मुक्त व्यापार, उदारीकरण, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना वैश्विक व्यापार में, या समाप्त करना। तभी तो मुक्त व्यापार समझौता हो रहे हैं, तभी तो एलपीजी रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। 1995 में ये बना और 1991 के बाद जो है भारत में एलपीजी सुधारों की लहर आ गई। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक क्या है? दीर्घावधि में, लॉन्ग टर्म के लिए आर्थिक वृद्धि या आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। आईएमएफ क्या कर रहा है? शॉर्ट टर्म के लिए देशों को मदद। साथ में आईएमएफ का काम यह है कि एक स्थायी या स्थायित्व वाली वैश्विक मुद्रा प्रणाली स्थापित की जाए। ये दोनों संस्थाएं कब बनी? 1944। इनको ब्रेटन वुड्स संस्थाएं भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान बनी थी। ये इनका क्या था? पर्पस था। अब ये जो पर्पस है, इनके पर्पस से ही आपको वर्तमान परिस्थिति अगर आप देख रहे होंगे, वर्तमान व्यू, देशों का हित और वैश्विक परिदृश्य अगर आप देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत अगर वैश्विक समाचारों में रुचि होगी तो आपको ये जरूर ध्यान में आ रहा होगा कि ये चीज़ें क्या हैं? विकसित देशों की कठपुतली बन गई हैं, विकसित देशों के हाथों की कठपुतली, और वो इन्हीं संस्थाओं के नाम पर विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सप्लॉयटेशन के लिए इनके नियम और कानून का इस्तेमाल किया जाता। अगर अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन को मारा तो ये नहीं कहा कि ये हमारा दुश्मन है, उसको ये कहकर मारा गया कि ये मानवता का दुश्मन। इसने क्या कर रखा है? बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स रख रखे हैं, एटम बम रख रखा है। ठीक है, तो ये था इनका पर्पज। अब क्या ये इस पर्पज को भली भांति फॉलो कर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं? तो नहीं। देखिए क्या क्या समस्याएं हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मौजूदा संस्थाओं में सुधार के बिंदु। क्या इनको बिना सुधार के भी चलाया जा सकता है? तो देखिए, क्या हम चला सकते हैं या सुधार करने की गुंजाइश है, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रतिनिधित्व एंड समावेशिता, पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिवनेस। क्या ये वर्ल्ड में सभी देशों के हित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सभी देशों को एक साथ लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल कैसे देंगे? एग्जाम्पल कई तरीके से देखिए। अगर यूएनओ की बात की जाए तो उसके लिए महासभा बनी, महासभा में सारे देश मेंबर हैं।
लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें कितने सदस्य हैं? 15। 15 का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अफ्रीका का नगण्य है। पूरे अफ्रीका में 54 महाद्वीप हैं, उनमें भी कितने लोग शामिल किए जाते हैं? 2 लोग। क्या ये जस्टिफाइड है? 21वीं सदी एशिया की है, एशिया से कितने लोग हैं? 2 लोग। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं है। शोषण अफ्रीका का किया जा रहा, रॉ मटेरियल्स अफ्रीका में है और उसका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। साउथ सूडान, सूडान से अलग होकर के, सूडान के टुकड़े होकर के ही तो साउथ सूडान बना। क्या हो रहा? खाने को रोटी नहीं है, लेकिन हथियार वहां पर आपको मिलेंगे। सेनाओं के 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, ये स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र को अपनी शांति सेना वहां पर लागू डिप्लॉय करना पड़ा। शांति सेना हटी, उसके बाद फिर से हंगामा शुरू, फिर मारकाट शुरू। और तो और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल भारत। सुपर पावर अगर हम कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनने की रेस में है, तो कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करेंगे ना, एग्जाम्पल तो देंगे, हवा में तो बात नहीं करेंगे। जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पर, परचेजिंग पावर कैपेसिटी के नंबर पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3rd नंबर पर आ रहा है। चीन, अमेरिका और भारत। भारत 3rd नंबर पर है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आईएमएफ में स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर जो आप बोलते हैं, तो कितना है भारत का? लगभग 3% के आसपास। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में 3rd नंबर पर, परचेजिंग पावर कैपेसिटी पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। लेकिन आईएमएफ में एसडीआर कितना है? 3%। क्या ये उचित है? और देखिए, अगर स्थायी सदस्य बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं वो हैं P5, 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य में कौन है? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। क्या वहाँ पर जर्मनी नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या वहाँ पर भारत नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या वहाँ पर ब्राज़ील नहीं हो सकता? हो सकता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान, पूरे विश्व में उसकी टोयोटा गाड़ी चल रही है कंपनी, इनोवा क्रिस्टा आपने देखा होगा, फॉर्चूनर, एक से एक गाड़ियाँ। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साउथ कोरिया इतना आगे, क्या वो परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते? नहीं है फिर भी। तो समावेशी, चाहे आप सुरक्षा परिषद की दृष्टि से देखिए, चाहे सदस्यों का जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इस महाद्वीप से इतने सदस्य लिए जाएंगे, आप उनका भौगोलिक आकार के कंपैरिजन में जो है देखेंगे कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है। भारत के केस में मैंने बता ही दिया, वैश्विक आबादी में पहले नंबर पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरे नंबर पर। लेकिन आईएमएफ में ड्राइंग राइट्स उधार लेने की जो क्षमता है अभी भी कितना है? 3% के लगभग, 3% भी नहीं है, 2.75% है। बताइए, तो ये समावेशी है? ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व को बता रहा है? और याद रखिए, जहाँ पर अपनों के बीच में बराबरी का दर्जा ना मिले, तो लोग दूसरे से मित्रता की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने से धोखा खाए हुए हैं। और यही कारण है कि जो छोटे मोटे वैश्विक संगठन उभर रहे हैं, G4 हुआ, G7 हुआ, G20 हुआ, ब्रिक्स हुआ, बिम्स्टेक हुआ, सार्क हुआ, ये सब किसकी देन है? इन्हीं की देन। क्योंकि ये अपने प्रतिनिधित्व और समावेशिता के चक्कर में इसको फुलफिल कर ही नहीं पाए, तो लोगों को दूसरे से मित्रता करने को मजबूर होना पड़ा। तो अगर ये कहा जाए कि, और स्वाभाविक सी बात है, अगर कम मेंबर रहेंगे तो सबकी को साथ लेकर के आप चल सकते हैं। लेकिन अगर पूरा गांव, पूरा विश्व एक साथ को रहेगा, आतंकवाद के मुद्दे पर ही देख लीजिए। अमेरिका ने तब आतंकवाद को वैश्विक
विश्व के लिए खतरा माना जब उस पर हमला हुआ। उसके पहले भारत चिल्ला रहे हैं कि आतंकवाद है, आतंकवाद है, आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी, आतंकवादियों पर कोई रहम कीजिए नहीं, ये अच्छा आतंकवाद है, ये आतंकवाद नहीं है, ये कश्मीर की आज़ादी के लिए आप उनका मानवाधिकार हनन कर रहे हैं, तो ये उनकी आवाज़ है। तो जब वही आवाज़ लादेन ने पुकारा पेंटागन पर हमला करके, ट्विन टावर्स पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो जो है तो वो आवाज़ सुरीली नहीं थी। मतलब डिफिनीशन भी, मुद्दे भी अपने हित के अनुसार मॉडिफाई किए जा रहा है। आज देख लीजिए इज़राइल और फिलिस्तीन में, हमास में युद्ध, लेबनान भी आ गया, हिजबुल्ला, ईरान सब आ गए। अमेरिका क्या कर रहा है? ऐसे मानवाधिकार की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल को क्या कर रहा है? हथियारों की सप्लाई दे रहा है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें क्या मूक दर्शक बना रहेगा? और अगर मूक दर्शक बना रहेगा तो फिर उसको आगे जवाबदेही उसकी बनेगी कि मौके पर आप बोले नहीं। वहां पर देखिए यूक्रेन युद्ध के मामले में, रूस और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन तो एक बेचारा क्या है, मैदान बन गया है। दो वैश्विक महाशक्तियों के बीच की लड़ाई, रूस और अमेरिका, साम्यवादी और पूंजीवादियों के, वो एक मैदान है। वो अपने को समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा हमारे साथ, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे जा रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, खाने को रोटी नहीं। अफ्रीका में देख लीजिए। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। वैश्विक संस्थाएं अगर वैश्विक मुद्दों पर बात नहीं करेंगी, वैश्विक मुद्दों का समाधान नहीं निकालेंगी, तो वो किस लिए बनी हुई? केवल चाय नाश्ता करने के लिए तो बनी नहीं है, केवल ताली बजाने के लिए तो बनी नहीं है, केवल मेज थपथपाने के लिए तो बनी नहीं है। ठीक, तो पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट क्या है जो मैंने अब बता दिया? बढ़ते द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संगठन। अगर इनमें सुधार नहीं किया जाएगा तो G7, G20, सार्क, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, ये सब बनते रहेंगे। और केवल संगठन के स्तर पर ही नहीं, ब्रिक्स संगठन बन करके यूएनओ को चुनौती दे रहा है, साथ में साथ ब्रिक्स आईएमएफ को भी चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से त्रस्त आकर के ही ये विकासशील देशों ने शुरू कर दिया कि हम आपके पास आपकी शर्तों पर कर्ज क्यों लेंगे। आप शर्तें भी थोपते हैं, ब्याज दर भी कम नहीं करते, और आपकी अपनी शर्तों के अनुसार। तो कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास आएगा। ये क्या है? उनको चुनौती ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो अगर समय रहते वो अपना निर्णय नहीं बदले, समय रहते वो अपने आप को समय के अनुसार नहीं ढाले, तो संस्थाएं क्या हो जाएंगी? डेड आउट हो जाएंगी टाइम के साथ। ठीक। तीसरी बात, ये सबसे विवादास्पद मुद्दा, वीटो शक्ति का दुरुपयोग। ठीक है, जब आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उस समय आप अच्छी पोजीशन में थे, आप विश्व के ठेकेदार थे। लेकिन आज के समय जो और नए ठेकेदार उभर रहे हैं, तो वो पुरानों को चुनौती देंगे ना कि भाई न्यूक्लियर बम बनाए हो तो तुम ही क्यों बनाए हो, या तो तुम अपना भी नष्ट कर दो और फिर परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करो, तब तो कुछ बात जमती है आपके मुंह से। आप अपने के लिए कह रहे हो कि नहीं हम विश्व की शांति के लिए रखे हैं, उससे कभी शांति आएगी? कभी नहीं आएगी। ठीक वही चीज वीटो पावर में है। वो जो वैश्विक महाशक्तियां हैं, P5 देश, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन,
ये क्या कर रहे हैं, अपने हित के अनुसार या अपने जो जिन देशों के साथ इनका संबंध है, सही है, अपने सहयोगी देशों के हित के अनुसार वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वैश्विक मुद्दों को अपने हित के अनुसार ही उस पर निर्णय ले रहे हैं। यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध का हालिया एग्जाम्पल देख सकते हैं। गाजा में युद्ध विराम की बात कितने बार यूएनओ चिल्ला रहा, लेकिन अमेरिका वीटो कर देता। यूक्रेन युद्ध पर रूस वीटो कर देता, कोई प्रस्ताव पारित नहीं। तो इस शक्ति का क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग। तो या तो इस शक्ति को ही हटा दीजिए, सबसे अच्छा बहुमत के आधार पर निर्णय लीजिए, या इस शक्ति को लोकतांत्रिकरण कर दीजिए। इसका मतलब कई सारे मेंबर इसमें चेक एंड बैलेंस के लिए रख दीजिए। ठीक है। फोर्थ, बढ़ता संरक्षणवाद और व्यापारिक तनाव। ये 3 पॉइंट तो किससे थे, यूएनओ से रिलेटेड। यूएनओ से रिलेटेड एक पॉइंट किससे था, ये ब्रिक्स वाला, आईएमएफ से रिलेटेड एंड वर्ल्ड बैंक से। ये किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उदारीकरण लाएंगे, मुक्त व्यापार की अवधारणा पर बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पर सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन बढ़ता संरक्षणवाद और व्यापारिक तनाव का हालिया एग्जाम्पल देखिए। चीन और अमेरिका आज के समय एक दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, चाहते हैं कि वहाँ से एक दूसरे के यहाँ से सामान कम आए और हमारे यहाँ से सामान दूसरे देश में ज़्यादा जाए। और इनका क्या कहना, अंकल सैम का, इन्होंने तो अच्छा काम, इनका देखिए चालाकी। अगर कोई डब्ल्यूटीओ से संबंधित मुद्दों से विवाद होता है तो डब्ल्यूटीओ का अपीलीय न्यायाधिकरण है, अपीलीय बोर्ड है, तो उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति या मेंबर्स की नियुक्ति इन्होंने रोक रखी है। देख रहे हैं इनकी कलाकारी। डब्ल्यूटीओ के मुद्दे पर जब हम बात किए थे करंट अफेयर्स में ही, तब मैंने आपको बताया भी था कि उसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट इन्होंने रोक रखा है। डब्ल्यूटीओ के जो अपीलीय प्राधिकरण है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें नियुक्ति इन्होंने रोक रखी है। जब उसमें मेंबर ही नहीं होंगे तो डिसीजन क्या आएगा। ठीक। और देखिए 5वां पॉइंट, 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उनको रोकने में या समाधान करने में विफलता। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज है, डेटा प्रोटेक्शन है, डेटा संरक्षण, साइबर अपराध, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। अभी हाल फिलहाल में कौन आया था, कोविड। कोविड कहाँ से आया, कैसे फैला, मानव जनित था, इसका ही डिसीजन नहीं ले पाए। फ्लाइट को रोकने में 3 महीने से ज़्यादा लगा दिए। जब आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं पा रहे हो तो आप बैठे क्यों हो। जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आपको कोई क्यों तवज्जो देगा, नहीं देगा। WHO की यहाँ पर अच्छी खासी थू थू हुई। इसके पहले अमेरिका का सब प्राइम संकट आया, ये वैश्विक संस्थाएं वर्ल्ड बैंक IMF गेस ही नहीं कर पाए। 2008 की वैश्विक मंदी, इनको पता ही नहीं चला क्या हो गया।
ये तो ऐसे नींद से जागे जैसे लग रहा था कि थोड़ा सा झपकी ली और उसी बीच में कांड हो गया। तो जब संस्थाएं समय के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर रही हैं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और बार बार होंगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ब्रिटिशर्स जब भारत आए उसके पहले भी अकाल पड़ते थे भारत में, सूखा पड़ता था क्योंकि कृषि हमेशा मानसून पर डिपेंड रही। लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि लोग लोग को मार करके खा रहे हैं। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही ऐसे अकाल पड़े जहां पर लोग लोगों के दुश्मन हो गए। तो कुछ तो बात रही होगी ना उनके शासन में। ठीक वैसे ही ये सारे मुद्दे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को समय के साथ परिवर्तित नहीं किया। सारे विकासशील देशों के उसमें है कि WTO क्या है, विकसित देशों का एक उपकरण है। IMF और वर्ल्ड बैंक क्या है, विकसित देशों के शोषण का एक हथियार। विकसित देशों द्वारा शोषण का एक अधिकार, किसका शोषण करेंगे ये, विकासशील देशों का। अगर आपको मानवाधिकार की इतनी ही चिंता है तो मानवाधिकार क्या फिलिस्तीन और गाजा में नहीं हो रहा है? मानवाधिकार का हनन, मानवाधिकार का हनन यूक्रेन में नहीं हो रहा है? तो वहां पर तो आप क्या कह रहे हैं कि नहीं ये उनकी स्वतंत्रता की मांग है, नहीं ये इजराइल के अस्तित्व का प्रश्न है। तो मुद्दे भी क्या हैं, अपने हित के अनुसार उनकी व्याख्या की जा रही और कुछ नहीं। और लास्ट, इन सब के बीच में सिर्फ एक ही संदेश जाता है, वो है कि ग्लोबलाइजेशन से लोगों का क्या हो रहा है, मोह भंग हो रहा है। और यही कारण है कि क्षेत्रीय संगठन उभर रहे हैं। 10 लोगों को साथ लेने से अच्छा है कि 2 लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से व्यापारिक संबंध बनाएं और अपना काम चलाएं। इसीलिए क्षेत्रीय संगठन, द्विपक्षीय समझौतों की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि जो वैश्विक मंच है वहां पर कोई निर्णय निकल ही नहीं पा रहा है। ठीक। तो क्या वह इन संस्थाओं की जिम्मेदारी, इन संस्थाओं का महत्व खत्म हो गया है? ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं कि वैश्विक संस्थाओं का क्या महत्व है, उनकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक, उनकी क्या प्रासंगिकता है। तो पहली प्रासंगिकता तो यही है कि लगभग सभी देश सदस्य हैं। जैसे यूएनओ में कितने सदस्य हैं, 193। WTO में कितने सदस्य हैं, 193 94 के आसपास। IMF में कितने सदस्य हैं, 190 के आसपास। ये क्या, ये डाटा क्या बता रहा है कि अभी भी देशों की इसमें क्या है, आस्था और विश्वास है इन संस्थाओं पर। क्योंकि अगर आस्था और विश्वास ना होती तो सब इसके मेंबरशिप से क्या कर देते, त्यागपत्र देना शुरू कर देते। ठीक ठीक। दूसरा, वैश्विक शांति के संरक्षक के रूप में। इसमें आप एग्जाम्पल देंगे संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना होती है, और खास करके अफ्रीका रीजन में, अफ्रीकी क्षेत्र में मोजाम्बिक हुआ, कांगो हुआ, सूडान हुआ, इनमें भी शांति और स्थिरता के लिए ये संगठन काम कर रहे हैं। ठीक। थर्ड,
और इनका क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने और उनको रेगुलेट करने, विनियामक के रूप में। इसका एग्जाम्पल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसको लागू कर रहा है? ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो ये जैसी संस्थाएं भी क्या कर रही हैं? इन वैश्विक संगठनों की देन है। फोर्थ, वैश्विक वित्तीय स्थिरता। नो डाउट कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अपनी शर्तों पर कर्ज देते हैं, लेकिन और कोई चारा नहीं है। चाहे वो भारत की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे अन्य विकासशील देशों की बात हो, समय पर इन लोगों ने भले अपनी शर्तों पर मदद की। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक भी आपको क्या करेगा? एक निश्चित ब्याज दर पर कर्ज देगा। आप उससे नहीं कह सकते कि भाई हमें 2 साल के लिए दे दो और 2 साल बाद वापस कर देंगे, तो 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ करके आपको देगा, ठीक है। तो इनकी जो है भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, जब हमारे पास अन्य ऑप्शंस अवेलेबल हैं तब हम इनको क्रिटिसाइज भले कर देते हैं, लेकिन जब अन्य ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, मरता क्या ना करता, तो वही भूमिका इन संस्थाओं की है, ठीक। फिफ्थ, वैश्विक विकास को दिशा देना। और इनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संयुक्त राष्ट्र के एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 लक्ष्य हैं। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, भुखमरी से, लैंगिक समानता से, भूमि सुधार से, समुद्र के अंदर जीवन से, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ये सब क्या है? वैश्विक विकास को एक दिशा दे रहे हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि हमें किस ओर बढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण से, ठीक है, प्रदूषण को समाप्त करने से। तो ये सब एसडीजीज, 17 एसडीजीज आप याद रखिएगा। तो इन सब के लिए इनकी प्रासंगिकता है और इनके आभारी रहेंगे ही रहेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि वर्तमान समय के रेफरेंस से, कॉन्टेक्स्ट से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस को आप नकार नहीं सकते। अब हमें क्या करना है? पीक सोच नहीं रखनी है, हमें क्या करना है? मिला जुला चीज़ें जो है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे वही कर सकते हैं, जो कमी है वो दूर कीजिए, भाई सीधी सी बात ही है। तो पहला, लोगों की, सॉरी, देशों की गवर्नेंस, या इसी को बोलते हैं अभिशासन, व्यापक परिवर्तन कर दिया जाए। कौन कौन से व्यापक परिवर्तन करेंगे? संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाए, वीटो का रिव्यू किया जाए, ठीक, ये हो सकता है। दूसरा, वित्तीय सुधार किए जाने चाहिए, संस्थाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए,
वित्तीय सुधार में एक चीज और ध्यान दीजिए। वित्तीय सुधार मतलब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में फंड आता कहाँ से है? तो विकसित देश देते हैं। तो विकसित देश अगर देते हैं तो उस संस्थाओं का इस्तेमाल वो अपने हित के अनुसार करेंगे। तो अगर उस संस्था को आपको, जैसे सीबीआई है, सीबीआई को कहा जाता है कि वो केंद्र सरकार का तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह चुके हैं कि सरकारें इसको अपने अनुसार यूज करती हैं विपक्ष को कमजोर करने के लिए। सीबीआई हुआ, ईडी हुआ। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि अगर विकसित देश इसको फंडिंग कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये संस्था उनके हितों को पूरा करने का एक उपकरण बनेगी। तो अगर आपको इस संस्था को स्वतंत्र करना है तो उस संस्था की उन देशों पर वित्तीय निर्भरता जो है उसको आप हटा दीजिए या उनको कोई दूसरा ऑप्शन दीजिए। तो वित्तीय सुधार में क्या है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से वित्त को पूरा किया जाए, मतलब फंडिंग इनको दी जाए। तभी तो इनसे चैरिटी की उम्मीद करेंगे कुछ, या सस्ते ब्याज दर पर ऋण ये देंगे। ठीक है। वित्त पोषण में विविधता लाना, डाइवर्सिटी, किसी एक पर डिपेंडेंसी ना रहे। तीसरी बात, जो संस्थाएं हमने बना दी, जो नियम कानून बना दिए, ऐसा तो है नहीं कि नियम कानून बना करके उसको कागज पर रख देंगे। अगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो वो संस्था की बेइज्जती है। तो तीसरी बात क्या है कि कानूनों या नियमों का प्रवर्तन करना। अगर कोई संस्था लागू कर रही है तो उसको मजबूत बनाइए। जैसे आज के उसमें चीन ने पूरे साउथ चाइना सी में तांडव मचा करके रखा है। तो आप क्या कीजिए, अंक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र मतलब समुद्री कानूनों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, इसको क्या कर दीजिए, मजबूत कीजिए। अगर ये कह रही है इस देश की सीमा से 200 नॉटिकल मील दूर तक किसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, तो साउथ चाइना सी में भी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब का भी क्या है, 200 नॉटिकल मील दूर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगेगा। तो चाइना क्या कर रहा है, नहीं ये हमारी 9 डैश लाइन है, और 9 डैश लाइन क्या है, तो दूसरे देश के सीमा में घुस गई है, उसको भी वो अपना बता रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कर दीजिए, प्रवर्तन को, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कहने का ये मतलब है, खाली कागजों में ना रहें चीज़ें। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए भरपूर तरीके से। और आज की प्रौद्योगिकी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। एक संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक अवधारणा दी थी जिसको बोलते हैं UN 2.0 विजन। इसमें 5 क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। फोकस, पहला डेटा, दूसरा डिजिटल सॉल्यूशन समाधान, तीसरा इनोवेशन नवाचार, चौथा दूरदर्शिता, और पांचवा व्यवहार विज्ञान। तो इससे क्या होगा, व्यवहार विज्ञान अगर अपनाएंगे तो हम उससे ये देख सकते हैं कि अपने व्यवहार में चेंज करके हम ऐसी लाइफ स्टाइल ना जिए जिससे कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन ज़्यादा हो। ऐसा हम मतलब अपने व्यवहार में हम परिवर्तन कर दें। आपने सुना भी होगा पंचामृत मोदी जी का, लाइफ प्रोग्राम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं,
वैश्विक संस्थाओं को समय के अनुसार अपने निर्णय कुछ इस तरीके से लेने चाहिए कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका भविष्य क्या हो, सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा ना हो कि वो एक ऐसी संस्था बन जाएं कि जिनका अस्तित्व मतलब रहने ना रहने से कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। और जब जिस घर में सभी लोग एक दूसरे का कहना ना मान करके सभी लोग विद्वान बनने लगें, तो उस घर में विनाश ही होना है। तो ठीक वैसे ही जैसे घर में एक निश्चित ऑर्डर का पालन होना चाहिए, एक हायरार्की बनी होनी चाहिए बड़े से छोटे में, तो ठीक वैसे ही वैश्विक स्तर पर भी यही चीज़ लागू होती। तो संस्थाएं क्या हैं? गार्जियन है। अगर वो पावरफुल नहीं रहेंगे, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, अगर वो अपने नियम कानून लागू नहीं करा पाएंगे, तो उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराना ही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।